परम सम्मानीय दर्शकों, आपका सादर अभिवादन है। आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय संबंधित है डीएनए से। जब अन्वेषणकर्ता एजेंसी के द्वारा समस्त संदेही नमूनों को एकत्रित कर लिया जाता है और उनको जांच के लिए रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला तक भेज दिया जाता है, तब रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों के द्वारा तुलनात्मक निर्णय कर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं डीएनए रिपोर्ट। और ये डीएनए रिपोर्ट अभियोजन माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर प्रस्तुत कर देता है न्याय निर्णय हेतु। लेकिन ऐसी दशा में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या माननीय न्यायालय अभियोजन के द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, अथवा यह रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय के द्वारा संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष इसलिए भी उपस्थित होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक प्रकरण का सामना कर रहा होता है तो उसकी त्रासदी के साथ साथ उसका परिवार, आस पड़ोस के लोग और एक निर्णय होने के उपरांत समाज की दशा और दिशा दोनों बदलती है। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय कभी भी अभियोजन अथवा अभियुक्त दोनों में से किसी की तरफ भी विचार विमर्श नहीं करते। वे देखते हैं कि साक्ष्य की स्थिति क्या है, प्रति परीक्षण का स्वरूप क्या है, और इसके बाद जब एक गंभीर निष्कर्ष माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तब जाकर कहीं माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन जब बात हो रही होती है डीएनए की, तब रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय अविश्वास क्यों करे, और माननीय न्यायालय को ऐसी क्या कारण हो सकते हैं कि आप उस डीएनए रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर आपसे चर्चा करूं, आपको मैं बता सकूं कि किन किन विषयों पर गंभीरता के साथ कुठाराघात करने से डीएनए रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये मेरे द्वारा तैयार किए जाने वाला इस तरह का पहला वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करके वीडियो तैयार नहीं करता हूं। ये मेरे द्वारा, मैं आपको पहले निश्चित तौर पर बता दूं कि मैं पहला ही वीडियो तैयार कर रहा हूं। हो सकता है आपको आसपास के वातावरण की आवाज़ें भी सुनाई दें और आपको कोई भव्य कलेवर, भव्य स्टूडियो के साथ ये वीडियो ना मिल पा रहा हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया कर खुले मस्तिष्क के साथ मेरे द्वारा की जा रही इस प्रस्तुति को सराहें। इसमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसे ग्रहण कर लें। प्लीज़ नॉइज़, आवाज़ आ रही हो या कोई दूसरा साउंड चल रहा हो तो उसको कृपया कर अपने मस्तिष्क में स्थान ना दें, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो को एडिट करने बैठूंगा तो शायद उसमें 2-5-10 दिन लग जाएंगे, सुंदरता और दूंगा तो महीना भर लग जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करने में ना मेरे पास इतना समय है और ना मैं ऐसा कर सकूंगा, इसलिए मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आशा है कि आप इसे खुले मस्तिष्क के साथ स्वीकार करेंगे। सबसे पहली बात आ गई डीएनए रिपोर्ट के बारे में। अब डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत है, लेकिन ऐसी दशा में अभियुक्त का ये कर्तव्य है, अभियुक्त के परिजनों का ये कर्तव्य है कि जो उसका प्रकरण लड़ रहे हैं अधिवक्ता महोदय, उन पर वो संपूर्ण रूप से विश्वास करें। उन्हें वे बताएं कि वे किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। ऐसी दशा में प्रतिरक्षा को अपना प्रतिपरीक्षण करने का व्यापक स्तर प्राप्त होता है और वे समझ पाते हैं कि आपके खिलाफ ये आखिरकार डीएनए रिपोर्ट तैयार कैसे हुई है, आप कैसे इस प्रकरण में इन्वॉल्व हो गए, आप कैसे इस प्रकरण से ग्रसित हो गए और आपको वहां से निकालना कैसे है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय ने हमेशा किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। क्यों स्वीकार नहीं किया है? वे तब उस दशा में इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं जब उसके प्रति परीक्षण का अवसर अभियुक्त को प्रदान कर दिया गया हो और अभियुक्त को उस बात की संपूर्ण रूप से जानकारी हो कि आपके विरुद्ध ऐसी ऐसी रिपोर्ट है। क्या आप अपनी उस रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिरक्षा चाहते हैं? और यदि आप उस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिरक्षा आधारित करते हैं और आपका कहना इतना सुदृढ़ होता है, तब माननीय न्यायालय आपकी बात पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डीएनए के संबंध में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रकरण में देखी जानी चाहिए। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि डीएनए को पैकेजिंग, लेवलिंग और ट्रांसपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए। जी हाँ, उस नमूने को किस तरह से संग्रहित किया गया, उस नमूने को किस तरह से सीलबंद किया गया और उस नमूने को किस तरह से रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजा गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माननीय न्यायालय ने शरद बिरथी-चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में बहुत स्पष्ट बात कही है। क्या कही है? कि अगर कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की बात कर रहा है तो अभियोजन का पहला दायित्व यही है कि वो ये साबित कर दे, सारी परिस्थितियों से ये साबित कर दें कि ये अभियुक्त व्यक्ति ही दोषी है।
आपके पास कोई दूसरा विकल्प मानने के लिए आधार न्यायालय के समक्ष मौजूद ना हो, तब जाके अभियोजन सफल हो पाएगा। ठीक इसी तरह से जब आप डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह रिपोर्ट को बिल्कुल संजीदगी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष साबित करे, और वहीं पर अभियुक्त का यह दायित्व भी होता है कि वो इस तरीके से अपना प्रकरण प्रस्तुत करे कि डीएनए रिपोर्ट संदेह के दायरे में आ सके। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए रिपोर्ट को संदेह में लाने के लिए आपका सबसे पहला काम है कि आप ये बताएं कि संग्रहण गलत था, फिर आप दूसरी तरह पर बताएं कि इसकी पैकेजिंग गलत थी, और नंबर तीसरी तरह से आप बताएं कि इसका ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हुआ। यदि आप इन 3 तथ्यों में से एक तथ्य को भी ब्रेक कर देते हैं तो निश्चित माननीय न्यायालय के समक्ष वो रिपोर्ट जो है वो संदेह के दायरे में आ जाएगी, और जब वो रिपोर्ट संदेह के दायरे में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर आपका मुकदमा बहुत आसान होता चला जाएगा। आप माननीय न्यायालय के न्यायिक मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न कर देंगे कि साहब, जब ये तीनों चीजें सही ढंग से नहीं हुई हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमूनों को बिगाड़ कर मेरे खिलाफ उसको पेश किया गया है। देखिए, मैंने जब माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष एक डीएनए को लेकर बहस की थी तो आप सभी ने उस वीडियो को बहुत सराहा, और इतना लंबा समय बहस होने के बाद भी वो आज भी आप लोगों के बीच में उतना ही लोकप्रिय है। आप लोग लगातार मुझे फ़ोन लगाते हैं, मुझसे डीएनए के विषय में गंभीरता से कुछ चीज़ें जानना चाहते, तो मैंने उन सारे प्रश्नों को एक बार में समेकित करने की कोशिश की है। तो श्रीमान, ये मेरी कोशिश भी है कि मैं आपको बता सकूं। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष जब कोई भी चीज़ होती है तो साबित हो सकता है या साबित हो गया है, समझिएगा, साबित हो सकता है या साबित हो गया है, इसके बीच में बहुत बड़ी मानसिक दूरी होती है। यानी कि बहुत स्पष्ट माननीय न्यायालय का कहना है कि आप सारी चीजें संदेह से परे किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित कीजिए। यह आपके लिए बाध्यकारी है। कोई भी रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत कर दिए जाने मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी होने का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। दोषारोपण तो किया जा सकता, परंतु उसे पर्याप्त रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए माननीय न्यायालय के न्याय की परिकल्पना पर भारतीय समाज की इतनी आस्था है, क्योंकि माननीय न्यायालय कभी भी किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई धारणा नहीं बनाते। माननीय न्यायालय का हमेशा कहना होता है कि साहब, अगर आप कोई भी चीज संदेह से परे साबित नहीं कर पाते हैं तो उसका सीधा का सीधा लाभ अभियुक्त व्यक्ति को मिलेगा। माननीय न्यायालय हमेशा किसी भी केस को देखते समय, किसी भी प्रकरण का निराकरण करते समय प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष होने की उपधारणा करते हैं। लेकिन आप इस निर्दोष होने की उपधारणा को जितना प्रबल रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उतना आपके मुकदमे जीतने की चांसेस, आपके मुकदमे जीतने के अवसर बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए डीएनए संबंधी प्रकरणों को भी ठीक उसी तरह से देखा जाना चाहिए जैसे एक सामान्य सी डॉक्टर के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट है। माननीय न्यायालय उसी तरह से देखते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लेवलिंग, ये तो एक अलग बात हो गई। मैंने आपको शरद बिरथीचंद के बारे में भी बताया, जहां पे माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में निश्चायक मात्रा में यह चीज उपलब्ध होनी चाहिए कि यही व्यक्ति दोषी है। उसके अतिरिक्त अगर कोई भी तथ्य प्रस्तुत हो जाता है तो माननीय न्यायालय सामने वाले व्यक्ति को निर्दोष मानकर उसे दोषमुक्त कर देंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देना चाहता हूं। डीएनए में आपको ये भी चीज महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको माननीय न्यायालय के समक्ष ये वाली बात गंभीरता के साथ बतानी है कि साहब, नमूना दूषित हो गया है। यह नमूना इस स्तर का नहीं था कि रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे। जब ये चीज अगर आप माननीय न्यायालय के समक्ष लाते हैं और माननीय न्यायालय अगर इस मुद्दे पर समाधानप्रद कारण आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर उनका समाधान हो जाता है कि वास्तव में जो नमूने थे उनका दूषित थे और उसके बाद भी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तो ऐसी हजारों रिपोर्ट भी रखी है, माननीय न्यायालय रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी आपराधिक प्रकरण का सामना कर रहे होते हैं तो केवल आप ही किसी आपराधिक प्रकरण का सामना नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका सारा परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग भी उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। ऐसी दशा में प्रतिरक्षा का बहुत बड़ा रोल इन प्रकरणों में होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से एक निवेदन भी करता हूं कि जब आप अपना प्रकरण किसी भी अधिवक्ता महोदय के पास लेकर जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ सीखिए, विश्वास करना। क्योंकि जब तक आप अपने अधिवक्ता महोदय पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप माननीय न्यायालय के प्रति गंभीर आस्था को प्रकट ही नहीं कर सकते। अपनी सारी बातें अपने अधिवक्ता महोदय को विनम्रता के साथ बताएं, क्योंकि वो उसी विनम्रता और संजीदगी के साथ वो तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो आपके
किसी प्रकरण से बेगुनाह बाहर निकलने के आधार बनते हैं। आप सभी से मैं बार बार इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां, समाज में बहुत सारी विषमताएं, समाज में बहुत सारे ऐसे तथ्य विद्यमान होते हैं जिनसे आप गलत आचरणों के जरिए किसी भी जेल या किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं। कृपया कर स्वयं को धैर्य के साथ एक अच्छे मानव का परिचय देते हुए किसी भी आपराधिक प्रकरण में फंसने से बचें। ये आपकी समाज, ये आपकी देश और ये आपके पूरे विश्व के प्रति जवाबदारी भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई भी एक इंसान एक नारकीय यंत्रणा को भोगे, वो जेल में रहे। हर व्यक्ति प्रयास करता है कि उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बाहर आए। तो सबसे पहले आप अपने अधिवक्ता महोदय पर विश्वास करें। नंबर दूसरी बात, मैं डीएनए संबंधी साक्ष्यों के और डीएनए संबंधी न्याय निर्णय के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य आज आपको और बता देना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है ऐसी ही प्रकृति का एक मामला राहुल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली। जी हाँ, ये छावला मर्डर केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राहुल अपील करता है, उसमें 2-3 अपील करता है, और दिल्ली ऑफ स्टेट ऑफ एनसीटी ये केस है। ये छावला मर्डर केस के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस केस की पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़ोरों से चर्चा है, इसीलिए इसको छावला मर्डर केस कहते हैं। और इसकी अपील संख्या 614-615 है और इसका निर्णय हुआ है 7/11/2022 को। ये जजमेंट जिस दिन आप पढ़ लेंगे, आपके डीएनए संबंधी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ एनसीटी वाला प्रकरण, छावला मर्डर केस वाला केस, मैंने आपको अपील संख्या और इसका जो निर्णय दिनांक है वो बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय हमेशा उन विषयों पर जहां पर व्यक्ति बात करने से भी डर जाता है, उन गंभीर विषयों पर ऐसे ऐसे जजमेंट देते हैं जिससे आपको लगता है कि वास्तविक तौर पर कोई भी रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति के को इंसाफ पाने के लिए बाधा नहीं बन सकती। माननीय न्यायालय ने इस रिपोर्ट में डीएनए को बहुत विस्तृत तरीके से परिभाषित किया है। माननीय न्यायालय ने यह भी बताया कि डीएनए कैसे पॉजिटिव आ सकता है, और माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीएनए को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने, उसके साक्ष्य में उसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी इस तरह के प्रकरणों का सामना कर रहे हैं वे कृपया इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ें। मेरा ये पहला प्रयास था, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आप मुझे और बताते हैं कि मुझे और ऐसे ही गंभीर विषयों पर आपके समक्ष अपनी राय रखनी चाहिए, कोई जानकारी आपसे साझा करना चाहिए, तो कृपया कर मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का पुनः हार्दिक साधुवाद।